नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक इतिहास। पिछली क्लास में हमने 1907 और 1919 के भारत शासन अधिनियमों के बारे में पढ़ा। आज सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका 1935 के भारत शासन अधिनियम का विकास कहाँ से होता है वो बात जानते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन होना था, लेकिन 1919 के ही द्वैध शासन की असफलता और स्वाधीनता के लिए उग्र हो रहे भारतीय आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए इस आयोग को 2 वर्ष पूर्व ही गठित कर दिया गया। सर साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग 8 नवंबर 1927 को गठित किया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो सभी दलों ने मिलकर इस आयोग का विरोध किया और 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में एमएन अंसारी की अध्यक्षता में इस आयोग का विरोध किया गया और इस आयोग के बाद 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित की गई, जिसमें मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए। मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट के बाद जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी। 14 सूत्री मांगों को लेकर और नेहरू समिति की रिपोर्ट को लेकर विवाद चलते रहे। इन विवादों के बाद गोलमेज सम्मेलन हुए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इन सभी घटनाओं के बाद लॉर्ड लिंथगो ने एक संयुक्त कमेटी गठित की और उसके बाद ही 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। 1935 भारत शासन अधिनियम की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं कि 1935 भारत शासन अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या थे। तो सबसे पहले बात करें, यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। 321 धाराएं, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थी। यह एक बहुत बड़ा विस्तृत दस्तावेज था और इसी को भारत के संविधान में करीब 70% भारतीय संविधान में यहीं से या तो ज्यों के त्यों उठा लिया गया है या थोड़ा बहुत संशोधन करके रख लिया गया है। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। अगला पॉइंट, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों और रियासतों को इकाई की तरह माना गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अरे यह अखिल भारतीय संघ क्या था? यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी और उन देशी रियासतों से मिलकर बनता था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हो सकते थे। लेकिन यह संघीय अखिल भारतीय संघ असफल रहा, यह पूरा नहीं हो सका। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। जैसे आज स्टेट और सेंट्रल है, ऐसे ही फिर सेंट्रल ने स्टेट को अलग कर दिया और उन्हें अपनी पूर्ण आज़ादी दे दी। विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। जितनी भी विधायी शक्तियां थी वो प्रांतों और केंद्र के बीच में बंटवारा किया गया, जिसके लिए 3 सूचियां तैयार की गई। परिसंघ सूची, जिसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे और संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। इसके बाद इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार दिया गया। 1919 में भी मत का अधिकार दिया गया था और महिलाओं को भी मत का अधिकार दिया गया था। पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन उस समय उनकी एक विशेष शर्त की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो
वो लोग मत देते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें और कुछ लोगों को और बढ़ा दिया गया, तो इसमें पूरी जनसंख्या का 10% लोगों को मत देने का अधिकार मिल गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 8 न्यायाधीश होते थे। सर मैरिस वेयर पहले मुख्य न्यायाधीश थे। संघीय न्यायालय ने अपना काम 1937 से शुरू किया और यह दिल्ली में था। इसका अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। पहले ब्रिटिश क्षेत्र में ही बर्मा आता था, जो कि भारत में लगता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो बर्मा आज म्यांमार है, उसको भारत से अलग कर दिया गया। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन और 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा का गठन। द्विसदनीय मतलब जिसमें विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। आगे 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए, जिनमें से 6 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 6 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के चलते कांग्रेस ने अपनी सरकारों से इस्तीफा दे दिया, अपने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उनका कहना था कि बिना पूछे ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को धकेला गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी 1935 के भारत शासन अधिनियम की। आगे चलेंगे, बात करेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। बात करें भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, तो वेस्टर्न चर्चिल की सरकार गिरने के बाद में सरकार बनती है लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली की। क्लेमेंट एटली भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे और उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि 30 जून 1947 तक भारत को बिल्कुल स्वतंत्रता दे दी जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। वो पाकिस्तान को लेकर अड़ग रही, वो पाकिस्तान अलग बनवाना चाहती थी। तो क्लेमेंट एटली ने उसी समय भारत के वायसराय माउंटबेटन को बोल दिया कि तुम जैसा चाहो ऐसा कर लो। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की पेशकश की। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की पेशकश की और इस योजना को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को 2 अधिराज्य भारत तथा पाकिस्तान बना दिए गए। भारत और पाकिस्तान के लिए एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनकी मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। अगला पॉइंट है इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। वायसराय भारत में होते थे और भारत सचिव ब्रिटेन में होते थे। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और बोल दिया गया जो भी देशी रियासत पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में जा सकती है और जो भारत में रहना चाहे भारत में रह सकती है। शाही उपाधि भारत का सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। जो ब्रिटेन का सम्राट होता था, भारत का सम्राट ही होता था, उसका भी अब अंत कर दिया गया। और संविधान सभा ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। इस बात को कहा गया कि जब तक भारत का संविधान बन रहा है तब तक संविधान सभा ही विधानमंडल का काम करेगी, मतलब कानून भी बनाएगी। और इस समय जो देश चलेगा वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई 1935 के भारत शासन अधिनियम। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई 1935 के भारत शासन अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1947 की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की प्रक्रिया क्या क्या हुई,